अनाथ बहनों ने बनाया जंगल में लकड़ी का वाटर पार्क। झोपड़ी के आगे चूल्हा डालकर जमुना खाना बना रही थी। इस हवा के चलने का भी कोई समय नहीं है, रात भर एक पत्ता भी नहीं हिला डुला और अभी रोटी पानी पकाकर जल्दी जाना है तो झमाझम पुरवैया हवा चल रही है। जंगल से आते तेज हवा के झोंके से जलती आंच बार बार बुझ जाती है। तभी झोपड़े में से 5 बहनें बाहर निकलती हैं। माँ, आप इतनी तड़के सुबह उठकर खाना बनाने में किस लिए लग गई? आप नहा धोकर काम पर चली जाती, मैं चारों को रोटी बनाकर खिला देती। कंचन, मैं कहाँ से नहाती, घर में चुल्लू भर भी पानी नहीं है, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा पानी था उसी में खाना पीना बना रही हूँ। थोड़ी देर में पानी का टैंकर आ जाएगा तो चलकर भर लेंगे। इस पर गर्मी से परेशान चौथी बेटी मानसी खुजली करके रोने लगती है। मम्मी, बड़ी दीदी मुझे चींटी जैसे काट रहा है, मुझे अभी नहाना है। मानसी मेरी प्यारी बहन, बस थोड़ी देर इंतजार कर लो, पानी का टैंकर आता ही होगा। अब की बार तो इस भयंकर गर्मी ने भूचाल मचा कर रख दिया। कितना बढ़िया जंगल में पहाड़ से झरना बहता था, गर्मी के चलते पहाड़ का पानी भी मर गया। गर्मी के चलते जलवायु बड़ी तेजी से परिवर्तित हुई है। गर्मी के मौसम में इंसान बगैर खाए तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना असंभव है। जमुना की झोपड़ी भी जंगल से सटी हुई कच्ची जमीन पर बसी हुई थी। कड़ी गर्मी पड़ने के चलते इन दिनों पानी की किल्लत ज्यादा छाई थी। कुछ देर बाद, बड़ी देर हो गई, अभी तक पानी का टैंकर आया नहीं क्या? माँ, हमारा घर भी तो इस घने जंगल से सटा हुआ है। जीव जंतु पंछी की चहल पहल से आवाज नहीं सुनाई देती गाड़ी की, मैं देख कर आती हूँ। संध्या कंचन बाल्टी लेकर बाहर जाती है, जहाँ चिलचिलाती गर्मी में पानी भरने के लिए लंबी चौड़ी लाइन लगी पड़ी थी। यहाँ तो पानी भरने के लिए कितनी भीड़म भाड़ मची हुई है, लगता नहीं कि हमारा नंबर आएगा। दोनों पानी की प्रतीक्षा करते हुए पसीने से नहा जाती है। मुश्किल से बाल्टी का 1/4 भाग ही भरता है। अंकल जी, हमारी बाल्टी को पूरा तो भर दीजिए। इतने थोड़े से पानी में हम खाना पीना नहाना धोना कैसे निपटाएंगे? अबे ओ छोरी, जितना पानी दिया है ना लेके चलती बन, नहीं तो ये भी छीन लूंगा। क्योंकि वैसे भी तुम्हारे नाम इस क्षेत्र में नहीं आता, तुम्हारा घर जंगल में पड़ता है। पता नहीं कौन से अछूत आदिवासी के समुदाय से हो। उनके गंदे कपड़े देखकर सरकारी आदमी दोनों को खूब नीचा दिखाता है। टूटे मन से दोनों वापस आ जाती हैं, जहाँ बाकी बहन नहाने के लिए बेचैन बैठी थी। देखो मानसी दीदी, पानी ले आई, अब हम बड़े मजे से चबाक की नहाएंगे। छाया, हमें बहुत ही थोड़ा पानी मिला है, इसे हिसाब से खर्चा करना होगा। तो क्या हमें बिना नहाए रहना पड़ेगा? नहीं मेरी प्यारी छाया, चलो आज हम सब लोग नदी पर चलकर नहाएंगे। अरे वाह, आज हम खुली नदी में नहाएंगे, बड़ा मजा आएगा। कंचन, आशा, जल्दी नहा कर चलिए आना। तुम्हें मालूम है ना, नदी किनारे वाले लोगों को हमारा वहां जाना पसंद नहीं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी नहा के लौट आएंगे। पानी की किल्लत के चलते जमुना बिना नहाए प्लास्टिक फैक्ट्री में आकर तपतपाती गर्मी में प्लास्टिक पिघलाने का काम करती है, जो कि हानिकारक था। ये भगवान, आज तो गर्मी के चलते फैक्ट्री भट्टी जितनी तपतपा रही है। प्लास्टिक के जहरीले पदार्थ की सांस अंदर लेने के चलते जमुना को खांसते खांसते मुंह से खून आने लगता है। हाय हाय, ये कौन खसरे के मरीज जैसे खांस रहा है? फैक्ट्री का मालिक जैसे ही जमुना के पास आता है तो दुर्गंध के चलते नाक चढ़ा लेता है। ये कितनी खट्टी बास आ रही है तुझसे। जमुना, नहा धोकर नहीं आती है क्या? तेरा ये धंधा पानी मुझे बड़ा खराब लगता है। कल से नहा कर आना, वरना मेरी फैक्ट्री में आने की कोई जरूरत नहीं है। जी मालिक। मालिक खरी खोटी सुना ही रहा था, तभी फोन आता है। हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा वाटर पार्क का प्लान खराब नहीं करूंगा। तुम लोग तैयार रहो, मैं बस आया। जगन, बाकी का काम देख लेना, मैं निकल रहा हूँ। तुझे पता है रमेश, मालिक हर हफ्ते अपनी फैमिली को वाटर पार्क में ले जाकर खूब खर्चा करते हैं। कितना मस्त मजा आता होगा ना? हाँ, मैंने सुना है वाटर पार्क का टिकट बड़ा महंगा आता है। हम जैसे गरीब के किस्मत में नहीं मजा करना वहां जाकर। काम खत्म करके जमुना जंगल में लौट आती है, जहाँ दोनों छोटी बहन ने जिद पकड़ा हुआ था। हमें वाटर पार्क जाना, हमारे स्कूल के सारे बच्चे मम्मी पापा के साथ वाटर पार्क गए हैं। एक बार फिर वाटर पार्क की चर्चा सुनकर जमुना कहती है, ये वाटर पार्क आखिर क्या बला है? आज फैक्ट्री में भी सब बात कर रहे थे। संध्या जमुना को वाटर पार्क के बारे में विस्तार में बताती है। मैं बताती हूँ, वाटर पार्क में बहुत सुंदर और बड़ा पानी का स्विमिंग पूल होता है और बहुत सारे पानी वाले स्लाइडिंग झूले होते हैं, मगर वहाँ एक आदमी का टिकट 1000 रुपए का है। ये सुनकर जमुना निराश हो जाती है।
इतने तो मेरे महीने भर की तनख्वाह भी नहीं है, घर का खर्चा भी लेकर चलना है, पर हम जरूर जाए। सब लोग खा पी कर सो जाते हैं, मगर सुबह पांचों बहनों के सर से माँ का साया उठ जाता है। पांचों अनाथ बहनें जंगल से लकड़ी काट कर उसका दाह संस्कार कर देती है। दीदी पिताजी भी हमें छोड़ के चले गए और माँ भी। छाया, दीदी है ना तुम्हारे पास, रोते नहीं है। छाया खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती है। पांचों नदी पर आकर नहाने धोने लगती हैं। तभी पाखंडी पंडित आकर राई का पहाड़ बनाने लगता है। अरे राम राम, देखो देखो गांव वालों, इन अनाथ बहनों ने गंगा को अपवित्र कर दिया। पंडित जी, हम तो केवल नदी में नहा रहे हैं, मगर कुछ लोग तो अस्थि विसर्जन भी गंगा में करते हैं। गंगा अभी इतनी भी नहीं सूखी जो तुम बहने दाह संस्कार करके इस पानी में डुबकी मारो। चलो भागो यहाँ से, और खबरदार जो आज के बाद नदी किनारे दिखी। चिलचिलाती गर्मी में पांचों बहनें बिना पानी के गुजारा करती हैं। वहीं गांव के ज्यादातर लोग वाटर पार्क में घूमना फिरना करते हैं। दीदी, सब लोग गर्मी में वाटर पार्क में ठंडा ठंडा पानी में नहाने जाते हैं, काश हमारे पास भी पैसा होता। छोटी छाया की वाटर पार्क में नहाने की ख्वाहिश सुनकर कंचन, आशा जंगल की खाली जमीन को देखती हैं, जिससे उन्हें जुगाड़ आता है। भले ही हमारे पास वाटर पार्क में पैसा खर्च करके नहाने के लिए नहीं है, लेकिन हम अपना खुद का जुगाड़ू वाटर पार्क तो बना सकते हैं। बस हमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और झूले बनाने होंगे। पांचों अनाथ बहनें जंगल की जमीन को खोदना चालू कर देती है। लगभग 2 दिन में खुदाई पूरी हो जाती है। दीदी, इतने गड्ढे में हम सब अच्छे से तैर सकते हैं। चलो दीदी, अब इसमें जल्दी से पानी भर लेते हैं। मगर बड़ी दीदी, हम पानी कहाँ से भरेंगे, क्योंकि गाँव वालों ने तो हमें नदी पर से एक बूंद पानी लेने से भी मना किया है। यहाँ थोड़ी दूर पर एक खारे पानी की नदी है। पानी का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता। हम उसी से अपने वाटर पार्क में पानी की जलापूर्ति करेंगे। कड़ी गर्मी में मीलों तक दूर चलकर पांचों क्षमता अनुसार पानी भर कर लाकर जैसे गड्ढे में डालती हैं तो मिट्टी में सूख जाता है। अरे नहीं, हमारी सारी मेहनत तो मिट्टी में मिल गई। सारा पानी इस मिट्टी ने सोख लिया। अब क्या करें कंचन दीदी? हमें पहले किसी भी तरह जुगाड़ लगाकर मिट्टी के भराव को पक्का करना होगा, तभी पानी ठहरेगा। तभी संध्या जंगल में शीशम का हरा भरा पेड़ देखती है, जिससे उसके दिमाग में जुगाड़ आता है। दीदी, इस शीशम की लकड़ी से हमारा जुगाड़ लग जाएगा, क्योंकि ये पानी नहीं सोखता है। पांचों लकड़ी काटना चालू करती हैं और अब गीले मिट्टी वाले गड्ढे में लकड़ी को लगाकर पानी भर कर देती हैं। अरे वाह, बल्ले बल्ले, शावा शावा, हमारा वाटर पार्क बन गया। चलो दीदी, नहाते हैं। अभी नहीं छाया, अभी पहले हम सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे स्लाइड वाले झूले बनाएंगी। पांचों अनाथ बहनें अपने जुगाड़ू लकड़ी के वाटर पार्क के काम को जारी रखती हैं। दीदी देखो, इस पेड़ की लकड़ी बहुत ठोस और टिकाऊ है। इससे स्लाइड वाले झूले बहुत मजबूत बन जाएंगे। आशा, ये बांस की लकड़ी भी बहुत लचीली है। इससे हम लेटने के लिए कुर्सियां भी बनाएंगे, जैसे फिल्म में होता है। पांचों पूरी लगन से लकड़ी से ऊंचे ऊंचे स्लाइड वाले झूले, छतरी, आरामदायक कुर्सी बनाती हैं और बड़े मजे से जुगाड़ू लकड़ी के वाटर पार्क में नहाती हैं। ये ले छाया, और ना, आपने मुझको भिगोया, अब आपकी बारी। दोनों छोटी बहन खूब चपाक चपाक नहाती हैं। माँ के गुजरने के कई वक्त बाद आज हम अनाथ बहनों के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई है। वैसे हमारा जुगाड़ू लकड़ी वाला वाटर पार्क बढ़िया है। सारी गर्मी उड़न छू हो गई। जहाँ अनाथ बहनें जुगाड़ू लकड़ी वाले वाटर पार्क में खुशी से बसर कर रही थी, गर्मी के चलते नदी का पानी सूख जाता, और वहीं गांव वालों के बस की अब इतनी भी नहीं देखी। वो बार बार खर्चा लगाकर महंगी वाटर पार्क में जाकर नहाए। इसीलिए वो सब अनाथ बहनों के वाटर पार्क में आकर टिकट खरीद कर खूब नहाते और मस्ती उड़ाते हैं। वैसे तुम पांचों की दाद देनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया जुगाड़ू वाटर पार्क बनाया है। हाँ, तो 1000 से 1500 खर्च करके वो महंगी वाटर पार्क वाले घंटे भर भी नहीं नहाने देते थे, और यहाँ तो टिकट भी सस्ता और नहाने के साथ जंगल की ताजी ताजी हवा खाने को भी मिल रही है। धन्यवाद आंटी जी, जो आपने हमारी वाटर पार्क की तारीफ की। अब पांचों अनाथ बहनों के लकड़ी के वाटर पार्क से उनका खर्चा निकलने लगता है और वो खुशहाली से रहने लगती हैं। गांव वालों का भी उनके प्रति मिठास बर्ताव हो जाता है। इस घर में तो ना दिन का चैन है, ना रात का सुकून। छप्पर में भी इतने छेद हो गए हैं कि लगता ही नहीं है सर पर छत है। सारा दिन घर में धूप आती रहती है। घर में रहो या बाहर, कोई अंतर नहीं है। अरे बहुओं, तुम्हारी बात हुई थी क्या शहर में? क्या रहा पैसों का? हाँ माँ जी, मैंने सुरेश जी से बात की थी, लेकिन वो बोले कि अभी शहर में भी काम बहुत मंदा है, कमरे का किराया भी नहीं निकलता। ऐसे में वो हमें पैसे नहीं भेज पाएंगे। जब परेशानियां आती हैं तो सारी एक साथ ही आकर पड़ जाती हैं। अब तो लगता है कि मुझे यही करना पड़ेगा। सुमित्रा ने ऐसे बोलकर अपने पांव से पायल उतार ली और चांदी की पायल वो अपनी बड़ी बहू कोमल को देकर बोली, ये ले बहू, वैसे तो मैं इन पायलों को कभी ना बेचने को सोची हुई थी, क्योंकि ये तेरे बाबा की आखिरी निशानी है। लेकिन अब घर के ऐसे हालातों में मुझे ना चाहते हुए भी इसको बेचना पड़ेगा। इसे ले और इसे बेचकर घर का राशन ले आना।
माँ जी मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन हम बहुओं में से अब किसी के भी पास सोने या चांदी का कुछ नहीं बचा। सब ऐसे ही घर की जरूरतों में खत्म हो गया, इसीलिए अब पेट की जरूरत के लिए करना पड़ेगा। कोमल ने ऐसे बोलकर सुमित्रा के हाथ से उसके पायल को ले लिया और तीनों बहुएं उसे बेचने के लिए सुनार के पास जाने को निकल गई। सुमित्रा एक गरीब औरत थी जिसकी 3 बहुएं थीं। तीनों बहुओं के पति बाहर शहर में काम करते थे, लेकिन अब शहर में भी काम बहुत ज्यादा मंदा था, जिससे सुमित्रा के घर में पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही थी। अभी तीनों बहुएं बाहर आई ही थीं कि तभी बड़ी बहू कोमल को कुछ याद आ गया। अरे नहीं, क्या हुआ कोमल भाभी? तारा, त्रिशा, आज तो हम बिल्कुल जामुन के पेड़ के बारे में भूल गए। गर्मी इतनी ज्यादा है, धूप ने हमारा ही दम सुखाया। बेचारे पेड़ की क्या हालत हो रही होगी। सही कहा, बेचारा पेड़। एक काम करेंगे, पहले पायल को बेचकर राशन खरीद लेंगे और उसके बाद घर जाने से पहले पेड़ के पास चले जाएंगे। ठीक बोल रही हो भाभी, इस तरह एक ही चक्कर में दोनों काम हो जाएंगे। तीनों बहुओं ने ऐसे ही प्लान बना लिया। बस फिर क्या था, ऐसे ही उन्होंने अपने अपने काम को भी किया। उन्होंने सबसे पहले पायल को बेचा, जिसके बाद वो सभी जरूरत का राशन लेकर पेड़ के पास जंगल में आ गई। देखते ही देखते ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है कि इस पर जामुन भी लगना शुरू हो गए। चलो बहनों, अब मिलकर इसकी जड़ों को पानी दे देते हैं। यहाँ पास में जो नदी का पानी आता था वो तो सूख गया है, अब नदी थोड़ा दूर है। चलिए उसी में से पानी ला लाकर इस पेड़ को देते हैं। त्रिशा की बात को सुनकर तीनों बहुएं साथ में नदी से पानी लेने को चली गईं। नदी काफी दूर थी और जंगल में शीशे की तरह धूप गहराई हुई थी। ऐसे में नदी तक जाते जाते उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और हाथों में पानी लिए वो तीनों ही प्यास से बेचैन होते हुए पेड़ के पास आई। हाँ, भाभी, बहुत जोरों से मुझे भी प्यास लगी है और इस धूप ने तो सारा ग्लूकोज ही मानो शरीर से खींच लिया। अब गर्मी हो रही है तो ऐसे तो होगा ही। पहले हम इस पेड़ को पानी दे देते हैं, उसके बाद हम भी पानी पी लेंगे। कोमल ने जैसे बोला सारी बहुओं ने वैसे ही किया। उन्होंने अपने हाथों में पानी भर भर कर लाकर पेड़ को दिया और उसके बाद अपनी प्यास बुझाकर वो पेड़ के नीचे आकर बैठ गईं और वहीं थोड़ा सा दम लेने लगी। तारा, त्रिशा, हमारे हालात कब इस गरीबी से उभरेंगे? ना हमें खाने की बेफिक्री है, ना ही अच्छा घर है। एक तरफ अमीर हैं जो गर्मी को ठंडे ठंडे ड्रिंक्स वगैरह के सहारे काटते हैं, लेकिन एक जरा हमें देखो, हमें इतना भी नहीं है कि हम इस पेड़ को पानी देने को कोई बर्तन ही खरीद लें। हर चीज बस पैसे से है। वैसे भाभी, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं जो कचरे के ढेर में गुजारा करते हैं। अरे भाभी, जल्दी से घर चलो, माँ इंतजार कर रही होंगी। वैसे भी हम पायल को बेचकर राशन लेने को निकले थे। त्रिशा की बात को सुनकर दोनों बहुएं भी उठ गईं और अभी उन्होंने पेड़ की तरफ से रुख मोड़ा ही था कि तभी पेड़ तेज रोशनी में चमका। ये क्या था भाभी? मुझे लगा जैसे कि पेड़ तेजी से चमका हो। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। त्रिशा की बात सुनकर तारा ने भी उस चमक को नजरअंदाज कर दिया और तीनों बहुएं अपने घर राशन लेकर पहुंची। घर जाकर उन्होंने खाना बनाया और बाकी घर के कामों को निपटाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन भी तीनों बहुएं जंगल के जामुन के पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थी। रोजाना इस उम्मीद से आंखें खुलती हैं कि हो सकता है कि आज कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन हर रोज एक जैसे ही कटते हैं। तन पर पहने हुए कपड़े भी अब तो गलने लग गए हैं। हाँ, लेकिन अपनी किस्मत को ऐसे रोने से भी क्या ही होगा भाभी। चलो, पेड़ को पानी दे दिया, अब हम घर चलते हैं। तारा के बोलने पर बाकी की दोनों बहुएं भी अपनी जगह पर से उठ गईं कि तभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। हालांकि हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पेड़ की पत्तियां सरसराहट करने लगी। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों हिल रहा है? क्या इस पर कोई चुड़ैल वुड़ैल है क्या? भागो! तीनों बहुएं भागने ही वाली थीं कि तभी पेड़ की जटाओं ने उनका रास्ता रोक लिया और फिर पेड़ इंसानी आवाज में बोला, रुक जाओ, मुझसे डरो नहीं, पलट कर देखो। कौन बोला? पेड़? तीनों बहू जैसे ही पलटी तो वो पेड़ को देखकर चौंक पड़ी। पेड़ के इंसानों की तरह आंख, नाक और मुंह सब बने हुए थे। ऐसे में तीनों बहुएं डरी हुई थी कि तभी पेड़ बोला, तुम तीनों तो मेरी दोस्त हो, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि तुम्हारी मदद करने को आया हूँ। तुमने जब मैं छोटा सा था तब से ही मुझे पानी दिया और सूखने से बचाया। मैं कभी तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे जिंदगी दी है। मैंने सुना है कि तुम अपनी जिंदगी से कितनी परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ ने ऐसे बोलकर अपनी बराबर में मुंह घुमाया और एक जोरदार फूंक से आसपास के जंगल को साफ कर दिया।
फिर उसने उस साफ जगह पर अपनी शाखा पर से एक जामुन को गिराया, जिसका आकार देखते ही देखते बड़ा हो गया और इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एक घर के बराबर का हो गया और उसमें खिड़की दरवाजे वगैरह भी एक घर की ही तरह खुल गई। कैसा लगा तुम्हें ये घर? लो, मैं तुम्हें एक और तोहफा दूंगा। पेड़ ने ऐसे बोलकर तीनों बहुओं पर भी फूंक मारी, जिससे उनकी साड़ियां भी जामुन की साड़ियों में बदल गईं। उन्होंने पत्तों की साड़ियां और उनके ऊपर कहीं कहीं जामुन की साड़ी पहनी हुई थी। वाह, जामुन घर और जामुन की साड़ी। प्यारे पेड़, क्या ये तुमने हमें तोहफे के रूप में दिया है? हाँ, ये मेरी सेवा करने का इनाम है। अब तुम सभी अंदर जाओ। पेड़ की बात को सुनकर बहुएं घर के अंदर गईं। अंदर से जामुन घर और भी ज्यादा सुंदर था। उसमें सामान भी था जो कि पूरा जामुन से ही बना हुआ था। अरे वाह, जामुन का बेड, जामुन की चादर और पूरा जामुन का कमरा, जामुन की सीढ़ियां और जामुन का सोफा। ये तो परियों की दुनिया लग रही है। अरे वाह, जामुन का फ्रिज। अरे नहीं, ये तो खाली है। काश कि इसमें जामुन शेक मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कोमल ने ऐसे बोला ही था कि तभी फ्रिज के अंदर जामुन का शेक आ गया। ये देखकर कोमल चौंक गई। वहीं त्रिशा ने भी ये सब देख लिया था, जिसके बाद वो भी फ्रिज के पास आई और बोली, मुझे जामुन का केक खाना है। मुझे जामुन का केक मिलेगा? त्रिशा के बोलने पर जामुन का केक फ्रिज में आ गया और बहुओं ने उसे शौक से खाया। अब वो समझ गईं कि उनका ये घर पेड़ की तरह ही जादुई है। ऐसे ही उन्होंने जामुन वाला कूलर चलाया तो उसमें हवा के साथ साथ जामुन की भी स्मेल आने लगी। ऐसे ही कुछ देर घर में काटने के बाद तीनों बहुएं बाहर आईं और तो फिर बताओ, कैसा लगा तुम्हें अपना ये जामुन का घर? बहुत अच्छा है तुम्हारा, शुक्रिया पेड़। मुझे खुशी हुई जो तुम्हें सब कुछ पसंद आ गया। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं पहले जैसा ही बनने वाला हूँ। हो सकता है अब हमारी कभी भी बात ना हो, लेकिन तुम मेरे पास आती रहा करना। मेरा ऐसे ही ख्याल रखना। अलविदा। पेड़ ऐसे बोलकर पहले की ही तरह ही चमका और उसके अंदर से जादुई शक्ति निकल गई। पेड़ के नॉर्मल होने के बाद तीनों बहुएं अपने पुराने घर आईं और अपनी सास को भी वो अपने जामुन के घर में ही ले आईं। वाह बहुओं, ये घर तो बहुत अच्छा है। तुम एक काम करो, इसके बारे में अपने पतियों को भी बता दो। शहर में तो काम नहीं है, यहीं आकर इसी से वो कुछ कर लेंगे। सुमित्रा ने जैसे बोला वैसे ही बहुओं ने किया। उन्होंने इस घर के बारे में अपने पतियों को भी बताया, जिसके बाद उनके पति ये खबर सुनते ही भागे चले आए और जामुन का जादुई घर देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम मिला है। चलो इस घर में पार्टी करते हैं। पतियों के आने के बाद तीनों बहुओं ने पार्टी की, जिसमें उन्होंने जामुन के घर से ही पकवान मांगे। अब तीनों बहुओं के पति जामुन से बनी चीजें ही बेचकर पैसा कमाने लग गए थे और अब उनके हालात भी सुधर गए थे और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।